Hello dear students, welcome back to Jora IS. Today we are going to cover lecture number 32 of our polity lecture series in which we are going to cover tribunals. तो ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसकी क्या होती है, वील चेक दिस. ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं थे. इन्हें 323 आर्टिकल और 323 आर्टिकल बी से लाया गया है और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अमेंडमेंट थी. सो दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. अंडर आर्टिकल 323 बी में क्या होता है कि पार्लियामेंट और स्टेट जो होते हैं लेजिस्लेचर, उनको ऑथोराइज किया जाता है कि उनको ट्राइबल एस्टैब्लिश करने का, ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करने का हक है. सो दे कैन मेक ट्रिब्यूनल. लेकिन किन मैटर्स में बना सकते हैं? सो दैट इज लिस्टेड बिलो. टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, import and export, industrial and labor, land reform, ceiling on urban property, elections to the parliament and state legislature, food stuff rent, tenancy rights. ये सब चीजें जो है इनके लिए ट्रिब्यूनल्स जो है बनाई जा सकती है. सो आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में डिफरेंट क्या है, मतलब डिफर इन द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स. क्या क्या है? आर्टिकल 323A जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल देखता है पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए सिर्फ, जहां पे ओनली आता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आर्टिकल 323B जो होता है वो किसके लिए होता है कि ट्रिब्यूनल फॉर सर्टेन अदर मैटर्स, जो कि हमारे मेंशन थे पीछे, हमने देखे थे ना कुछ अभी जस्ट देखे हैं, तो उनके लिए भी बनाए जा सकते हैं. लेकिन जो आर्टिकल 323A है वो पब्लिक सर्विस मैटर के लिए होती है. जो कि आर्टिकल 323A है ये इस्टेब्लिश कर सकती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट. लेकिन जो 323B में है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकती है. अंडर आर्टिकल 323A सिर्फ एक ट्रिब्यूनल सेंटर के लिए बनेगी और एक बनेगी हर स्टेट के लिए या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए. ठीक है. और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ट्रिब्यूनल, वेयर एज आर्टिकल 323 में हायरार्की ट्रिब्यूनल्स बनाई जा सकते हैं. इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. क्वाजी जुडिशियल होता है कि आपको पूरी जुडिशियल पावर नहीं है लेकिन थोड़ी सी जुडिशियल पावर्स जो आपको मिलती हैं. ये बनाई जाती है डील करने के लिए प्रॉब्लम्स जैसे कि रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट. और ये परफॉर्म करती है कुछ वेरियस फंक्शंस जैसे कि एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन और सो फोर्थ. ठीक है. तो वो ये सब करती है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन है तो उसके लिए, या फिर पहले से कोई एग्जिस्टिंग हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है तो उसके लिए भी देखते हैं कि अगर कोई चेंजेस लाने की जरूरत है. जो टर्म ट्राइब्यूनल है ये डिराइव करती है ट्रिब्यून से, जिसका मतलब होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिक रोमन पब्लिक. नीड फॉर ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल जो है वो किस लिए बनाई जाती है कि ओवरकम करने के लिए, सिचुएशन के लिए, जैसे कि कोर्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं तो उसके लिए बनाई जाती है ताकि पेंडेंसी जो है वो कम हो जाए. और ट्रिब्यूनल में सीधा जाएगी तो कोर्ट में ऑलरेडी जो इतने सारे केसेस पड़े हैं तो उनके मुकाबले सीधा ट्रिब्यूनल में जाएगी तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल पाएगी. ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो बनाए गए थे रिड्यूस करने के लिए कोर्ट्स का वर्कलोड और एक्सपेडाइट करने के लिए डिसीजंस को, और प्रोवाइड करने के लिए कोई भी ऐसा लॉयर्स या फिर एक्सपर्ट्स जो होते हैं अंडर इस जुरिस्डिक्शन आते हैं तो वो इसका पार्ट हो सकते हैं. देन इंडिया में ट्रिब्यूनल क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? दे आर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. कौन सा आर्टिकल हमने पढ़ा था? ओके, दो आर्टिकल्स पढ़े थे, ए एंड बी. सो दैट वाज आर्टिकल 323A. ठीक है, उससे बनाएंगे पार्लियामेंट, और आर्टिकल 323B से स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं. देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 जो वो प्रोवाइड करते हैं थ्री तरह के ट्रिब्यूनल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कॉल्ड CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. तो सेकंड जो होता है सेंट्रल बना सकती है स्टेट्स के लिए, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सच स्टेट एम्प्लॉइज. और दो और ज्यादा स्टेट्स के लिए बना सकते हो तो दैट इज जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT, देन JAT. देन देयर आर ट्रिब्यूनल फॉर सेटिंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स. जैसे कि कोई टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सारे जो है ना ये उनके लिए बनाए गए हैं. ठीक है, टैक्स के लिए.
देन आ जाते हैं हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मैटर उन सर्विस मैटर से लेती है जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर लोकल या फिर गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट के लेड जो भी चीज़ें है ना वहाँ की बात करी जा रही है। तो जो ये कैट है ये सेटअप हुआ था 1 नवंबर 1985 और इसके 17 रेगुलर बेंचेस है जिसमें से 15 जो है वो हाई कोर्ट्स में है और रिमेनिंग 2 जो है जयपुर और लखनऊ में है। ये जो बेंचेस हैं ये सर्किट सिटिंग्स भी जो है होल्ड करते हैं हाई कोर्ट में। और जो ये ट्रिब्यूनल होता है उसमें एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और इसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये कहाँ पर होनी चाहिए, पहले डिवीजन बेंच ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट में। फिर देख लेते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये होती है आर्टिकल 323 बी में, ठीक है। और ए में कौन सी होती है, जो पार्लियामेंट की होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल। Set up tribunal for various matters like levy, assessment, collection and enforcement of any of the tax matter connected with land reforms covered by Article 31A। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए है। फिर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं एक्ट 1956 का, वहां पे बनाई गई थी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। फिर आ जाता है स्टैंड अलोन ट्रिब्यूनल जो कि अलोन होती है, तो ये होती है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 में जो पास हुआ था, ठीक है। इसमें इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है हमारा, इसमें स्टैंड अलोन ट्रिब्यूनल जो बनाया था वो क्यों बनाया गया था, to remove with the need to set up separate tribunal for each water dispute which is invariably a time consuming process, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसलिए ये बनाया गया था। फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं तो उसे मिलिट्री ट्रिब्यूनल बोला जाता है, ठीक है। ये बने थे हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 से। इसमें पावर ऑफ एडजुडिकेशन जो होता है और ट्रायल जो होता है वो दिया जाता है, कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कमीशन अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट कंडीशन, मतलब ये सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो ये एक्ट लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देन जुडिशियल मेंबर्स जो होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो हैं वो रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनके लिए भी है, मेजर जनरल के लिए, इक्विवेलेंट के लिए, अबव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और मोर, तो 3 या 3 से ज्यादा सालों के लिए होती है। तो ये जैग जो होता है, जज एडवोकेट जनरल जो होता है, who have led the appointment for at least 1 year are also entitled to be appointed as administrative member। ये बताया गया है कि कौन कैसे मेंबर बन सकता है, ठीक है, यू कुड रीड दैट। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 और नेशनल एनवायरमेंट एपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 जो है, ये इनको इनएडिक्वेट फाउंड किया गया था, इसलिए एक ट्रिब्यूनल की जो थी जरूरत पड़ी है, इसलिए ये बनाया गया था। तो लॉ कमीशन इन 186 रिपोर्ट इन्होंने सजेस्ट किया था कि कोर्ट्स हैं वो जुडिशियल और टेक्निकल इनपुट्स रेफरिंग करती है प्रैक्टिस के लिए एनवायरमेंटल कोर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, कि जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है वहां पे एक सेपरेट जो है ना मल्टीफैकेटेड कोर्ट है, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बनी गई है, तो इसलिए ये चीज बनाई गई थी। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो थी एस्टैब्लिश इसे किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एक्ट एज स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टेप सेटअप किया गया था ताकि जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई राइट आ रहा है, कुछ डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी हो जाए, इसके लिए किया गया था। फिर इनकम टैक्स के लिए आ जाता है सेक्शन 252 ऑफ इनकम टैक्स, देन 1960 जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेल कॉन्स्टिट्यूट एन एपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी जुडिशियल मेंबर्स, अकाउंटेंट मेंबर्स एज अ साइंटिफिक एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शंस कन्फर्ड टू ट्रिब्यूनल बाय एक्ट। इसका सिंपल मतलब ये है कि टैक्स के लिए बनाया गया था। देखिए ट्रिब्यूनल करेगी क्या, वही चीज है जो मैटर्स रिलेटेड है उसके उनको सॉल्व करेगी, बस ये डिफरेंट है कि आपके इन्वायरमेंट के लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया है, रिवर्स के लिए अलग ट्रिब्यूनल है, वैसे ही इनकम टैक्स के लिए एक ट्रिब्यूनल बना दी गई थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, ये करती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट की एक क्रिएशन है। फिर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इनके पास जुडिशियल पावर भी हमने पढ़ा था कि क्वाजी जुडिशियल पावर्स इनके पास होती है, ठीक है। तो इनका जो था फंक्शन ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इनके पास जुडिशियल फंक्शंस भी है, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है
वो जुडिशियली एक्ट करने के लिए और नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बाउंड होती है। तो ये एक्ट जो है, मतलब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं, इन्हें ओपनली, फेयरली और इम्पार्शियली एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आपको खुले तौर से बताना पड़ेगा सब कुछ, और जो है इम्पार्शियल होना पड़ेगा। यू कैन नॉट मतलब प्रेफर एनी अदर थिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं होती है किसी स्ट्रिक्ट रूल से या प्रोसीजर से या फिर किसी भी प्रिस्क्राइब सिविल प्रोसीजर कोड से, ऐसा कुछ इन पे बाउंड नहीं है। तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और कोर्ट जो है, वो दोनों देखो करते तो हैं राइट सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था कि जो कोर्ट है इनका एक लॉ प्रोसीजर होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल का इतना जो है बाउंडिंग नहीं है जो इनका प्रोसीजर या फिर ऐसा कुछ है, तो दैट इज नॉट बाउंडिंग। सो दैट वाज ऑल फॉर ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट. So I hope you understood the topic. We'll meet in next class.